ये कहानी एक सच्ची घटना से शुरू होती है, जब एक जवान निर्दोष लड़के को ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जहां सिर्फ बेगुनाह लोगों को फंसाकर इसलिए लाया जाता है क्योंकि उन्हें कोई ऐसा राज यानी गुप्त जानकारी पता लग गई होती है जो उन्हें कभी पता नहीं होना चाहिए थी। लेकिन इस लड़के ने सिर्फ जेल से भागने का मास्टर प्लान ही नहीं बनाया, बल्कि जेल के अंदर से ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और फिर जेल से फरार भी हो गया। मगर इतना सब करने के बाद भी इस जवान लड़के ने अंत में जो किया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन एक कैदी एडमंड को जेल के वार्डन के सामने पेश किया जाता है। वार्डन के सामने खड़े होकर एडमंड अपनी बेगुनाही का दावा करता है और बताता है कि उसे झूठे इल्जाम में यहाँ लाया गया है। वार्डन उसकी बात सुनता है और फौरन जवाब देता है कि उसे एडमंड के फंसाए जाने की पूरी जानकारी है। इसके बाद वार्डन एडमंड को समझाता है कि असली जुर्म करने वालों को देश की आम जेलों में रखा जाता है। इतनी दूर बनी इस जेल में सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाता है जो बेगुनाह हों और जो किसी गहरी साजिश का शिकार होते हैं। वार्डन की इन बातों को सुनकर एडमंड को जोर का झटका लगता है और वह फौरन समझ जाता है कि वार्डन भी उसे फंसाने वाले लोगों की साजिश का हिस्सा है। वार्डन एडमंड को एक बहुत छोटी जेल की कोठरी में ले जाकर उस पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और पिटाई के बाद वह एडमंड को उसी कोठरी के अंदर बंद कर देता है। इस सेल के अंदर रोशनी आने के लिए सिर्फ एक छोटी सी खिड़की बनी होती है और बाहर निकलने के लिए एक लकड़ी का दरवाजा होता है। ये भारी लकड़ी का दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता है और वह भी तब जब वार्डन बिना किसी बात के कैदियों को बुरी तरह पीटने के लिए अंदर घुसता है। वार्डन की इसी सालाना पिटाई से कैदियों को पता चलता है कि उनका इस जेल में एक और साल पूरा हो गया है। इसी तरह एडमंड के कोठड़ी में दिन और महीने गुजरने लगते हैं और अकेलेपन की वजह से एडमंड बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। अपनी बाकी की जिंदगी इस छोटी सी कोठड़ी में गुजारने के ख्याल से ही वह अपनी नर्क जैसी जिंदगी से तंग आ जाता है और एक दिन अपनी जान लेने का फैसला कर लेता है। लेकिन अचानक वह ऐसा करने से रुक जाता है क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूरा यकीन था कि एक दिन उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद में 12 साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे भगवान पर से भी उसका यकीन उठने लगता है क्योंकि बिना कोई गुनाह किए सजा काटते हुए एडमंड पूरी तरह टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वह पूरी जिंदगी यहीं बंद रह जाएगा कि तभी अचानक उसके कमरे की जमीन नीचे से उठने लगती है। जमीन टूटती देखकर एडमंड बुरी तरह घबरा जाता है और उसे लगता है जैसे कोई भूत या शैतान उसके सामने आ गया हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जमीन के नीचे से एक बूढ़ा इंसान बाहर निकलता है। यह बूढ़ा आदमी अपनी जवानी में इस जेल में लाया गया था। पिछले कई सालों से इसी जेल में कैद रहने की वजह से उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं और वह अभी तक आजाद नहीं हो सका था। दरअसल यह बूढ़ा आदमी एडमंड के नीचे वाले सेल का कैदी है और वह पिछले 5 साल से इस जेल से भागने के लिए सुरंग खोद रहा होता है। आज खुदाई करते हुए जब वह एडमंड के कमरे में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह गलत दिशा में सुरंग खोद रहा था। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी एडमंड के कंधे पर खड़ा हो जाता है और ऊपर खिड़की से बाहर खुला आसमान देखने लगता है। पूरे 16 साल बाद आसमान देखकर बूढ़ा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पिछले 12 सालों से अकेले रहने की वजह से एडमंड की दिमागी हालत भी खराब होने लगी थी। लेकिन अब उस बूढ़े के आने से एडमंड को बात करने के लिए एक साथी मिल गया होता है। फिर बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि पिछले 5 सालों से वह गलत दिशा में खुदाई कर रहा था, लेकिन अब आसमान देखकर उसे सुरंग खोदने की सही दिशा का पता चल गया है। बूढ़ा एडमंड से कहता है कि अब वे दोनों मिलकर खुदाई करेंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा और वे जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बूढ़ा आदमी एडमंड के सामने शर्त रखता है कि अगर वह सुरंग खोदने में मदद करेगा तो बदले में वह एडमंड को साइंस, मैथमेटिक्स और पढ़ना लिखना सिखा देगा और एक राज की बात बताएगा। क्योंकि अकेलेपन से बुरी तरह टूट चुका एडमंड फौरन उस बूढ़े के साथ खुदाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी एडमंड को उसी सुरंग के रास्ते अपने सेल यानी कोठड़ी में ले जाता है। पर एडमंड बूढ़े आदमी का कमरा देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह कमरा काफी बड़ा होता है। उस कमरे में आराम करने के लिए कुर्सियां और टाइम पास करने के लिए ढेर सारी किताबें रखी होती हैं। दोनों जैसे ही खुदाई शुरू करने वाले होते हैं तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कदमों की आवाज सुनते ही एडमंड भागकर वापस अपनी कोठड़ी में आ जाता है और टॉयलेट वेस्ट वाली बाल्टी दरवाजे के पास रख देता है क्योंकि गार्ड वही बाल्टी ले जाने के लिए ही आया था।
जेल के नियम मुताबिक कोठड़ी का दरवाजा सिर्फ 2 बार ही खुलता है, एक बार वेस्ट लेने के लिए और दूसरी बार शाम का खाना देने के लिए। इसके बाद बाकी पूरे दिन दोनों कैदियों के पास बहुत फ्री टाइम होता है जिसमें वे आराम से सुरंग खोद सकते हैं। प्लान के मुताबिक दोनों खुदाई के काम पर लग जाते हैं और कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद काफी लंबी सुरंग तैयार कर लेते हैं। सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को वे दोनों वेस्ट वाली बाल्टी में डाल देते हैं जिसे गार्ड बाहर ले जाकर फेंक देता है। दिन गुजरते जाते हैं और बूढ़ा आदमी एडमंड को पढ़ना लिखना सिखाने लगता है। साथ ही वह एडमंड को तलवारबाजी की टेक्निक भी सिखाता है। कुछ ही महीनों में एडमंड तलवारबाजी में इतना माहिर हो जाता है कि वह उस बूढ़े आदमी को भी हरा देता है। एक शाम बातचीत के दौरान बूढ़ा आदमी एडमंड को बताता है कि वो पहले नेपोलियन की फौज में काम करता था, बाद में उसने फौज छोड़ दी और स्पार्ट नाम के एक बहुत अमीर आदमी का सेक्रेटरी बन गया। कई साल काम करने के बाद स्पार्ट की मौत हो गई और उसके मरने के बाद एक अफवाह फैल गई कि उसने कहीं बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है। नेपोलियन भी उस खजाने को हासिल करना चाहता था। स्पार्ट का सेक्रेटरी होने की वजह से नेपोलियन ने बूढ़े को पकड़ लिया और खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन बूढ़े आदमी को खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सच्चाई यानी खजाने का पता न मिलने पर नेपोलियन ने उसे बहुत मारा और इस जेल में भेज दिया। नेपोलियन का नाम सुनते ही एडमंड को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही इस जेल में सड़ रहा था। अब एडमंड उस बूढ़े आदमी को अपने जेल आने की कहानी सुनाना शुरू करता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में एक छोटी सी बोट दिखाई देती है जिसमें कुछ लोगों के साथ एडमंड और उसका बचपन का दोस्त फर्नांड मौजूद होते हैं। ये सभी लोग एक शिप कंपनी के लिए काम करते हैं और अचानक उनके शिप के कैप्टन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। कैप्टन की जान बचाने के लिए एडमंड बोट के जरिए एक करीबी आइलैंड पर जाने की तैयारी करता है। कुछ देर बाद वे लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कदम रखते ही ब्रिटिश सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां नेपोलियन नाम का आदमी आ जाता है, वही जिसने बूढ़े आदमी को खजाने का पता न बताने पर जेल में कैदी बना लिया था। नेपोलियन फ्रांस का राजा रह चुका था, लेकिन गद्दारी के इल्जाम में उसे कुर्सी से हटाकर इस आइलैंड पर भेज दिया गया था। ब्रिटिश सैनिक नेपोलियन अपने साथियों से संपर्क करने से रोकने के लिए वहां तैनात थे। सैनिक एडमंड और फर्नांड को नेपोलियन का खबरी समझकर पकड़ लेते हैं। नेपोलियन दोनों दोस्तों को कहता है, अपनी पहचान बताओ नहीं तो मारे जाओगे, और सैनिक उन दोनों से उनकी पहचान पूछने लग जाते हैं। एडमंड फौरन बताता है कि वे मर्चेंट शिप कंपनी के वर्कर हैं और सिर्फ अपने बीमार कप्तान का इलाज करवाने के लिए इस आइलैंड पर आए हैं। ये सच सुनकर सैनिक उन दोनों को आजाद कर देते हैं, पर इसके बाद नेपोलियन बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए बीमार शिप के कप्तान को अपने रूम में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाकर शिप के कप्तान का इलाज करने को कहता है। ये सब देखकर एडमंड नेपोलियन से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक अच्छा इंसान समझने की गलती कर देता है, लेकिन हकीकत में नेपोलियन यह सब सिर्फ अपने मतलब के लिए ही कर रहा था। थोड़ी देर बाद नेपोलियन एडमंड को अपने पास बुलाता है और कैप्टन की जान बचाने की एडमंड की कोशिश की तारीफ करता है। इसके बाद नेपोलियन एडमंड को एक लेटर थमाता है और कहता है कि यह लेटर उसे उसके खास दोस्त क्लेरियन तक पहुंचाना है। एडमंड लेटर लेने से घबरा जाता है, पर नेपोलियन उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है। साथ ही नेपोलियन एडमंड को इस लेटर के बारे में किसी को भी बताने से मना कर देता है। जब नेपोलियन एडमंड को यह लेटर दे रहा होता है, तब एडमंड का दोस्त फर्नांड छुपकर यह सारा नजारा देख लेता है। वापस अपने कमरे में आने के बाद एडमंड फर्नांड से इस लेटर के बारे में कुछ नहीं बताता और बात को घुमा देता है। रात होते ही दोनों दोस्त बैठकर बातें करते हैं और एडमंड हर कदम पर साथ देने के लिए फर्नांड का शुक्रिया अदा करता है। तब फर्नांड एडमंड के हाथ में शतरंज का एक राजा रखता है और कहता है कि जरूरी नहीं कि वह हमेशा उसका साथ देगा। अगली सुबह उन्हें अपने शिप के कप्तान की मौत की खबर मिलती है। कप्तान की मौत से एडमंड को बहुत अफसोस होता है और इसके बाद वे दोनों लाश को बोट में रखकर सीधे शहर में अपनी शिप कंपनी के पास आ जाते हैं। कंपनी पहुंचने पर रेड नाम का एक सीनियर वर्कर एडमंड की शिकायत लेकर मालिक के पास पहुंच जाता है। रेड बताता है कि एडमंड ने उसकी बात ना मानकर कैप्टन को आइलैंड पर ले जाने का फैसला किया था। जब कंपनी का मालिक एडमंड से इस बात का सच पूछता है तो एडमंड हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि मैं कप्तान को मरते हुए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। एडमंड का जवाब सुनकर मालिक बहुत खुश हो जाता है। वह रेड को फटकार लगाते
हुए कहता है कि जहाज का सीनियर होने के नाते तुम्हें यह कदम उठाना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए मालिक एडमंड की बहादुरी और ईमानदारी से इम्प्रेस होकर उसे जहाज का नया कप्तान बना देता है। एडमंड के कैप्टन बनने से रेड बुरी तरह चिढ़ जाता है, क्योंकि कैप्टन की मौत के बाद वह खुद कैप्टन बनना चाहता था। रेड गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडमंड कैप्टन बनने की खुशी में सीधा अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज के पास पहुंचता है और उसे यह खुशखबरी सुनाता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। उस वक्त वहां फर्नांड भी मौजूद होता है। फर्नांड बचपन से ही मर्सिडीज को चाहता था, लेकिन मर्सिडीज सिर्फ एडमंड से प्यार करती थी। ये बात फर्नांड को अंदर ही अंदर जला रही थी। जलन और गुस्से में फर्नांड वहां से निकलकर सीधे रेड से मिलने पहुंचता है। अब रेड और फर्नांड दोनों ही एडमंड से जलने लगे थे, क्योंकि एडमंड के दोनों हाथों में लड्डू थे, एक हाथ में लड़की और दूसरे में शिप की कप्तानी। रेड फर्नांड से कहता है कि एडमंड तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, जिस पर फर्नांड जवाब देता है कि एडमंड मुझे दोस्त मानता तो है, पर उससे बातें छुपाता है। इसके बाद फर्नांड रेड को नेपोलियन के उस लेटर के बारे में पूरी सच्चाई बता देता है जो एडमंड के पास था। लेटर की बात सुनकर रेड और फर्नांड मिलकर एडमंड को झूठे केस में फंसाने का प्लान तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ एडमंड और मर्सिडीज कैप्टन बनने की खुशी मना रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां पुलिस पहुंच जाती है और एडमंड को पकड़कर मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड के सामने पेश कर देती है। मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड को पहले से खबर थी कि एडमंड के पास नेपोलियन का दिया हुआ एक लेटर है। मैजिस्ट्रेट एडमंड से वही लेटर मांगता है। एडमंड बिना कुछ छुपाए सारी सच्चाई बता देता है और लेटर निकालकर मैजिस्ट्रेट को दे देता है। जब मैजिस्ट्रेट उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि नेपोलियन ने अपने एक साथी को ब्रिटिश सैनिकों की सीक्रेट जानकारी भेजी है। अगर यह लेटर क्लेरियन नाम के आदमी तक पहुंच जाता तो ब्रिटिश सैनिकों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। यह बात सुनकर एडमंड चौंक जाता है और कसम खाकर कहता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। एडमंड बताता है कि नेपोलियन ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस लेटर से कोई खतरा नहीं है। विल्फर्ड को लगने लगता है कि एडमंड सच बोल रहा है और वो उसे वापस घर जाने की इजाजत दे देता है। पर एडमंड जैसे ही मुड़कर दरवाजे से बाहर निकलने वाला होता है, तभी विल्फर्ड पीछे से पूछता है कि नेपोलियन ने यह लेटर किस आदमी को देने के लिए कहा था। एडमंड फौरन बताता है कि नेपोलियन ने क्लेरियन नाम के आदमी का जिक्र किया था, जो खुद यह लेटर लेने आने वाला था। क्लेरियन का नाम सुनते ही मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड बुरी तरह हड़बड़ा जाता है और तुरंत उस लेटर को आग में जला देता है। दरअसल क्लेरियन मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड का पिता था, जो छुपकर नेपोलियन को सपोर्ट करता था। अगर सरकार को मैजिस्ट्रेट के पिता की सच्चाई पता चल जाती तो उसकी नौकरी छिन सकती थी। इसके बाद विल्फर्ड घबराकर एडमंड से पूछता है कि क्या उसने इस लेटर की बात किसी और को बताई है। एडमंड साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यह सुनकर मैजिस्ट्रेट को सुकून मिलता है और वह एडमंड से अपनी वजह से हुई परेशानी के लिए माफी मांगता है। मैजिस्ट्रेट अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि एडमंड को उसकी बग्घी में बिठाकर सही सलामत घर छोड़ आएं। पर एडमंड जैसे ही बग्घी में जाकर बैठता है, अचानक बाहर से बग्घी का दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। यह देखकर एडमंड समझ जाता है कि मैजिस्ट्रेट ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब एडमंड को बग्घी से निकालकर जेल भेजने के लिए कश्ती में बिठाने लगते हैं, वो किसी तरह वहां से भाग निकलता है और सीधे अपने दोस्त फर्नांड के पास जाकर उसे नेपोलियन के लेटर की सारी बात बताता है, जिस पर फर्नांड उसे बताता है कि उसे यह बात पहले से ही पता थी। फर्नांड बताता है कि जब नेपोलियन उसे लेटर दे रहा था तब उसने छुपकर सब देख लिया था। रात को जब एडमंड सो रहा था तब फर्नांड ने उसकी पॉकेट से लेटर निकालकर पढ़ लिया था। इसके बाद फर्नांड एडमंड को बताता है कि मैजिस्ट्रेट से उसकी कंप्लेंट उसी ने की थी। यह सच्चाई सुनकर एडमंड पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जिस फर्नांड को वह अपना जिगरी दोस्त मानता था, उसी ने उसे धोखा दिया था। पुलिस वहां जल्दी पहुंचने वाली थी, इसलिए एडमंड वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी फर्नांड अपनी तलवार निकालता है और एडमंड को तलवार की नोक पर रोक लेता है। एडमंड भागने की कोशिश करता है, पर फर्नांड उसे जाने नहीं देता। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है और एडमंड को गिरफ्तार करके आइलैंड वाली जेल में ले आती है। यहाँ कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। अपनी दर्दनाक कहानी सुनाते हुए एडमंड बहुत ज्यादा दुख से भर जाता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी एडमंड को तसल्ली देता है और कहता है कि वह सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे। इसके बाद वे दोनों एक बार फिर अपनी सुरंग खोदने के काम पर लग जाते हैं। खुदाई का काम जारी रहता है और एक दिन सुरंग के आखिर में उन्हें पौधों की जड़ें नजर आती हैं। इन जड़ों को देखकर दोनों कैदी समझ जाते हैं कि वे बाहर निकलने
के रास्ते के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, जिससे वे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक सुरंग तेजी से हिलने लगती है। एक जोरदार आवाज होती है और बहुत सारी मिट्टी के साथ भारी पत्थर नीचे गिर पड़ते हैं। इन पत्थरों के नीचे वह बूढ़ा आदमी दब जाता है। एडमंड फौरन वहां से पत्थर हटाकर उस बूढ़े को बाहर निकाल लेता है। बूढ़े आदमी की पीठ पर एक बड़ा पत्थर गिरा था, जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी आखिरी सांसें चलने लगती हैं। मरने से ठीक पहले वह बूढ़ा एडमंड को बताता है कि खजाने वाली बात पर उसने झूठ बोला था और उसे असली खजाने का पता मालूम है। इसके बाद वह बूढ़ा एडमंड को एक नक्शा पकड़ा देता है जिसमें खजाने की जगह बताई गई थी। बूढ़ा आदमी एडमंड से कसम लेता है कि वह इस खजाने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करेगा, और इतना कहने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। बूढ़े के मरने से एडमंड बहुत उदास होता है, क्योंकि वह फिर से बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। कुछ समय बाद उस बूढ़े के सेल के बाहर एक गार्ड खाना लेकर पहुंचता है। एडमंड वहीं मौजूद होता है और पकड़े जाने के डर से फौरन दीवार के पीछे छुप जाता है। गार्ड बाहर से आवाज देता है, पर अंदर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। गार्ड दरवाजा खोलकर अंदर आता है और बूढ़े आदमी को मरा हुआ पाता है। ये देखकर गार्ड तुरंत अपने सीनियर को बुलाने के लिए बाहर निकल जाता है। गार्ड के जाते ही एडमंड को मौका मिल जाता है और वह भागकर वापस अपने सेल में आ जाता है। थोड़ी देर में गार्ड अपने साथियों को लेकर लौटता है और वे सब मिलकर बूढ़े की लाश को एक बैग के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद वे सभी वार्डन को खबर देने के लिए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एडमंड चुपचाप उस कमरे में आता है और बूढ़े की लाश को देखता है। लाश देखकर एडमंड को एक तरकीब सूझती है कि इस जेल से बाहर निकलने का वैसे भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए भागने का यही सही मौका है। वह तुरंत बैग खोलकर बूढ़े की लाश को बाहर निकालता है और खुद को उस बैग के अंदर बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वार्डन अपने गार्ड्स के साथ आता है और वे लाश वाले बैग को वहां से ले जाते हैं, क्योंकि इस जेल में मरने वाले कैदियों को सीधा समंदर में फेंक दिया जाता है। इसी बीच दूसरा गार्ड एडमंड के सेल में खाना लेकर पहुंचता है। कई बार दरवाजा पीटने के बाद भी जब एडमंड जवाब नहीं देता तो गार्ड गुस्से में अंदर दाखिल होता है। वहां एडमंड की जगह बूढ़े आदमी की लाश देखकर गार्ड दौड़ता हुआ बाहर जाता है और दूर से ही वार्डन को आवाजें लगाने लगता है। उस वक्त बाहर बहुत तेज तूफानी हवाएं चल रही होती हैं, जिससे शोर बहुत ज्यादा होता है। वार्डन उस गार्ड की आवाज सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इधर जो गार्ड्स एडमंड वाले बैग को पकड़े हुए थे, वे 3 तक गिनती गिनकर उसे समंदर में फेंकने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही गार्ड 3 बोलता है, एडमंड फौरन अपना हाथ निकलता है और पास में खड़े वार्डन की चाबियों वाली बेल्ट पकड़कर उसे अपने साथ पानी में गिरा देता है। अब पानी के अंदर एडमंड ताला खोलता है और किसी तरह बाहर आ जाता है। फिर जब एडमंड पलट कर देखता है तो वार्डन वहीं मौजूद होता है। अब 12 सालों तक किए गए जुल्म का बदला लेने का वक्त आ चुका था। एडमंड वार्डन को पानी में डुबोता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वह बिना रुके समंदर में दूर तक तैरता चला जाता है। अगली सुबह एडमंड की आंख एक आइलैंड पर खुलती है। पूरे 12 साल बाद खुले आसमान के नीचे आकर वह बहुत खुश होता है और खुशी के मारे पागलों की तरह वहां जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगता है। अचानक उसकी नजर सामने खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है जो उसे ही देख रहे होते हैं। ये लोग समुद्री लुटेरे होते हैं जो अपने ही एक गद्दार साथी को मारने के लिए वहां आए थे। लुटेरे एडमंड को पकड़ लेते हैं और उनका सरदार एडमंड से कहता है कि वह उसे जिंदा छोड़ देगा। सरदार एडमंड के सामने शर्त रखता है कि उसे उनके गद्दार साथी जेकब के साथ लड़ना होगा। अगर जेकब जीता तो वह वापस टीम में आ जाएगा और अगर एडमंड जीता तो उसे छोड़ दिया जाएगा। एडमंड के पास इनकार करने का मौका नहीं था, क्योंकि लुटेरे उसे वैसे भी मार डालते, इसलिए वह जेकब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। जेकब तलवार चलाने में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड के सामने उसकी नहीं चलती, क्योंकि एडमंड ने तलवारबाजी की सारी टेक्निक उस बूढ़े से सीखी थी। एडमंड जेकब पर वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। एडमंड जेकब को जान से नहीं मारता और लुटेरों के सरदार से कहता है कि अब से वे दोनों आपके लिए काम करेंगे, जिससे उसकी टीम और मजबूत हो जाएगी। एडमंड गारंटी लेता है कि जेकब अब कभी धोखा नहीं देगा। सरदार को यह बात सही लगती है और वह एडमंड के इस फैसले से काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसी वक्त जेकब कसम खाता है कि वह पूरी जिंदगी एडमंड की गुलामी करेगा। इसके बाद वे सभी लोग शिप में बैठकर फ्रांस की ओर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लुटेरों का सरदार एडमंड के लंबे बाल और दाढ़ी देखकर उसकी कहानी पूछता है। एडमंड उसे सब कुछ सच सच बता देता है। उसकी पूरी कहानी सुनकर सरदार उसकी तकलीफ को समझता है और उसे अपना बदला लेने के लिए आजाद कर देता है। एडमंड ने जेकब की जान बचाई थी, इसलिए जेकब भी उसके साथ आ जाता है। एडमंड सीधा अपनी पुरानी शिप कंपनी के मालिक के पास पहुंचता है, पर 13 साल बाद वहां सब कुछ बदल चुका था और एडमंड का चेहरा भी पूरी तरह बदल चुका था, जिस वजह से मालिक उसे पहचान नहीं पाता। ये वही
मालिक था जिसने एडमंड को कैप्टन बनाया था। एडमंड अपना नया नाम मोंटे क्रिस्टो बताता है और मालिक से एडमंड के परिवार के बारे में पूछता है। मालिक बताता है कि नेपोलियन का साथ देने की वजह से एडमंड पर गद्दारी का इल्जाम लगा, जिसे सुनकर एडमंड के पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। और यह खबर सुनकर एडमंड को बहुत बड़ा सदमा लगता है। एडमंड पूछता है कि उस पर यह इल्जाम किसने लगाया था। मालिक मैजिस्ट्रेट विल्फ्रेड का नाम लेता है। एडमंड को यह भी पता चल जाता है कि उसके जेल जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज ने उसके दोस्त फर्नांड से शादी कर ली थी। अगली सुबह एडमंड और जेकब नाव लेकर नक्शे वाली जगह की तरफ निकल जाते हैं। नक्शे की मदद से वे एक बड़े आइलैंड पर पहुंचते हैं, पर आइलैंड बड़ा होने के कारण उन्हें खजाना ढूंढने में थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन जब वे आइलैंड के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उन्हें एक तालाब नजर आता है। एडमंड पानी के अंदर कुछ देखता है और छलांग लगा देता है और पानी के अंदर उसे खजाना मिल जाता है। संदूक खोलते ही उसमें सोना दिखाई देता है, जिसे देखकर जेकब बहुत खुश होता है और वे दोनों ज्यादा से ज्यादा सोना अपनी नाव में भर लेते हैं। वहाँ सोने के और भी संदूक थे जिन्हें ले जाने के लिए एक बड़े जहाज की जरूरत थी। इतना सारा खजाना मिलने के बाद भी एडमंड खुश नहीं होता। जेकब उससे पूछता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के बाद भी उसे क्या चाहिए। एडमंड फौरन जवाब देता है कि उसे अपना बदला लेना है और वह इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ बदला लेने के लिए करेगा। एडमंड अपना नाम बदलकर काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो रख लेता है और फ्रांस में एक आलीशान हवेली खरीदता है। वह खुद को एक नए रईस के रूप में पेश करता है और शहर के बड़े लोगों को दावत पर बुलाता है। उसका नया लाइफस्टाइल देखकर लोग उसे जानने लगते हैं और एडमंड यह सब अपने दोस्त फर्नांड का ध्यान खींचने के लिए करता है। लेकिन फर्नांड दावत में नहीं आता, पर फिर भी एडमंड इसके बाद अपने आदमियों को भेजकर अपने दोस्त फर्नांड की कमजोरी का पता लगाता है। उसे जानकारी मिलती है कि फर्नांड ने एक बैंक से भारी लोन लिया है। एडमंड तुरंत उस बैंक को खरीद लेता है और अपने आदमियों को फर्नांड पर लोन चुकाने का दबाव बनाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ फर्नांड अपना समय जुए, शराब और दूसरी लड़कियों के साथ बर्बाद करने लगता है। इस बात से मर्सिडीज परेशान रहने लगती है क्योंकि अब फर्नांड उसकी और भी ध्यान नहीं देता था। उसी दौरान जेकब एडमंड को बताता है कि फर्नांड का एक बेटा रॉबर्ट भी है। ये सुनकर एडमंड अपने लुटेरे साथियों को भेजकर रॉबर्ट को किडनैप करवा देता है और फिर खुद वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। रॉबर्ट एडमंड का शुक्रिया अदा करता है और उसे अपनी जन्मदिन की दावत में बुलाता है। एडमंड पहले इनकार करता है और फिर अपने बनाए प्लान के मुताबिक जाने के लिए तैयार हो जाता है। दावत में रॉबर्ट अपने पिता फर्नांड को एडमंड से मिलवाता है। 13 साल बाद वे आमने सामने होते हैं, पर फर्नांड उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि एडमंड ने अपनी पूरी लुक चेंज कर ली होती है। मर्सिडीज एडमंड को देखती है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। मर्सिडीज एडमंड को ध्यान से बार बार देखती है। उसको चेहरा जाना पहचाना लगता है कि तभी एडमंड फर्नांड से मर्सिडीज के साथ डांस करने की इजाजत मांगता है और फर्नांड हाँ कर देता है। डांस करते हुए मर्सिडीज कहती है कि तुम्हारा चेहरा मुझे मेरे प्यार की याद दिला रहा है। एडमंड यानी मोंटे कहता है, क्या तुम मुझे अपने प्यार से मिलवा सकती हो? तो मर्सिडीज बताती है कि एडमंड कई साल पहले मर चुका है। इसके बाद एडमंड खाने के टेबल पर मेहमानों से बात करने लग जाता है, पर मर्सिडीज उसे ही देखती रहती है। अचानक एडमंड एक खास तरीके से एक पुरानी आदत के चलते अपने बाल घुमाता है कि तभी यह पुरानी आदत देखकर मर्सिडीज उसे फौरन पहचान लेती है। उसी वक्त मैजिस्ट्रेट विल्फोर्ड वहां पहुंच जाता है, जिसने एडमंड को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया था। एडमंड जानता है कि फर्नांड को पैसों की जरूरत है, इसलिए वह विल्फोर्ड और फर्नांड के पास जाता है और बताना लगता है कि कल उसका सोने से भरा जहाज आने वाला है। वह विल्फोर्ड से पुलिस की सुरक्षा मांगता है और फर्नांड को सोना घर तक पहुंचाने का काम सौंप देता है। दोनों लालच में आकर यह काम करने के लिए मान जाते हैं। एडमंड के जाने के बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि वे रास्ते में ही खजाना लूट लेंगे। फर्नांड इस काम के लिए रेड का नाम लेता है, वही रेड जिसकी जगह एडमंड को शिप का कप्तान बना दिया गया था। और इसी तरह 13 साल पहले वाले तीनों दुश्मन एक साथ आ जाते हैं, पर इस बार तीनों को इस बात की भनक नहीं होती कि ये एडमंड का ही प्लान है। दावत खत्म होती है और मर्सिडीज चुपके से एडमंड की गाड़ी में आती है। वह रोते हुए कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम ही एडमंड हो। एडमंड इनकार करता है और कहता है कि एडमंड तो मर चुका है, जिसके मरने के 1 महीने बाद ही तुमने शादी कर ली थी। एडमंड मर्सिडीज को अपनी गाड़ी से उतार देता है, पर अंदर ही अंदर एडमंड अब भी मर्सिडीज से प्यार करता है। अगले दिन रेड सोने से भरा जहाज लूट लेता है, पर एडमंड पहले से पुलिस के साथ वहां मौजूद होता है। पुलिस
पुलिस रेड को पकड़ने लगती है और वह भागने की कोशिश करता है। अचानक एडमंड सामने आता है और उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। मारने से पहले एडमंड रेड को अपनी असली पहचान बताता है और रेड मारा जाता है। इसके बाद एडमंड सीधा मैजिस्ट्रेट विलफोर्ड के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। पर विलफोर्ड के इनकार करने पर एडमंड उसे अपनी सच्चाई बताता है और बातों ही बातों में विलफोर्ड कबूल कर लेता है कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए ऐसा किया था। विलफोर्ड हंसते हुए कहता है कि एडमंड के पास कोई सबूत नहीं है कि तभी पीछे वाले कमरे से पुलिस आ जाती है। पुलिस ने सब सुन लिया था और वे विलफोर्ड को पकड़कर एक बग्घी में बंद कर देते हैं। एडमंड ने उस बग्घी के अंदर पहले से एक खाली बंदूक रखी थी। विलफोर्ड वह बंदूक उठाता है और खुद पर ट्रिगर दबाता है, पर बंदूक नहीं चलती। तभी बग्घी की खिड़की से एडमंड आकर बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत मरने नहीं दूंगा। एडमंड उसे उसी जेल में भेज देता है जहां उसने अपने 13 साल गुजारे थे। इधर फर्नांड बैंक के लोन की वजह से भागने की तैयारी करता है। वह मर्सिडीज को साथ चलने को कहता है, पर वह मना कर देती है। फर्नांड अपने बेटे रॉबर्ट को ले जाने की बात कहता है तो मर्सिडीज बताती है कि रॉबर्ट एडमंड का बेटा है और बदनामी से बचने के लिए ही मैंने एडमंड के जेल जाने के बाद तुरंत तुमसे शादी की थी। ये बात सुनते ही फर्नांड वहां पड़ा सामान उठाकर गुस्से से शीशा तोड़ देता है। फिर फर्नांड अकेला ही निकल पड़ता है और खजाने वाली जगह पर जाता है, वही खजाना जो उसने एडमंड का चुराया था। पर जब फर्नांड संदूक खोलता है तो उसमें मिट्टी मितली है और दूसरे संदूक में शतरंज का एक राजा मिलता है, वही राजा जो जेल जाते वक्त फर्नांड ने एडमंड को दिया था। फर्नांड समझ जाता है कि एडमंड जिंदा है और तभी एडमंड अपने पुराने रूप में वहां आ जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और एडमंड फर्नांड की तलवार गिरा देता है। वह फर्नांड को मारने ही वाला होता है कि तभी रॉबर्ट वहां आ जाता है और एडमंड को रोकता है। उसी दौरान फर्नांड मौका पाकर बंदूक में गोली भरने लगता है। एडमंड रॉबर्ट को बोलता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। रॉबर्ट हमला करता है पर एडमंड रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है कि तभी इतने में चिल्लाते हुए मर्सिडीज वहां पहुंच जाती है और एडमंड रुक जाता है। मर्सिडीज रॉबर्ट को बताती है कि उसका असली पिता एडमंड है। मर्सिडीज बताती है कि एडमंड के जेल जाने से 1 महीना पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, पर फिर मुझे एडमंड के मरने की खराब मिली। मेरे बच्चे, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें और मुझे कोई बुरा भला न कहे। एडमंड ये सुनकर बहुत खुश होता है और फर्नांड को जाने के लिए कहता है, लेकिन फर्नांड नहीं मानता और अपनी बंदूक मर्सिडीज पर तान देता है। फर्नांड कहता है, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी जान को मारूंगा। जैसे ही फर्नांड ट्रिगर दबाने वाला होता है, जेकब तेजी से चाकू फेंकता है। फर्नांड का निशाना चूक जाता है और गोली मर्सिडीज के कंधे पर लगती है। फर्नांड पहले तो भाग जाता है, पर थोड़ी आगे जाकर लड़ने के लिए वायस आ जाता है, क्योंकि फर्नांड को लगता है मैं एडमंड को आसानी से मार दूंगा। दोनों में कड़ा मुकाबला होता है, पर अंत में एडमंड फर्नांड को मार देता है। अपना बदला पूरा करने के बाद एडमंड मर्सिडीज और रॉबर्ट के साथ उसी आइलैंड पर जाता है जिस जेल में उसने 12 साल बिताए थे। एडमंड अपने बूढ़े मास्टर को याद करके अपनी तलवार वहीं छोड़ देता है और अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाने की कसम खाता है। एडमंड पूरे आइलैंड को खरीद लेता है और कैदियों को आजाद कर देता है ताकि उसके जैसा दुख किसी और को ना भोगना पड़े, और जेल को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।